मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है न्यूक्लियन क्लास के क्विक रिवीजन बैच में। बट आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हमें सबसे पहले बात करनी है मैग्नेटिक फ्लक्स की। बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपल सा मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग कर रहे हैं जो किसी सरफेस से नॉर्मली पास कर रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका जो फॉर्मूला है वो हो जाता है बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला हो जाता है, बी ए कॉस थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया वेक्टर है, और थीटा बेटा बी एंड ए के बीच में एंगल जो है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड ए, एंगल बिटवीन बी एंड ए। इतनी बातें क्लियर हैं आपको प्यारे बच्चों। अगर हमें बी और ए दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो क्या करेंगे, तो बेटा हम फ्लक्स को बी डॉट ए से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और सीख लें आप इसमें, अगर कोई कॉयल है उसमें एन नंबर ऑफ टर्न है तो जो फ्लक्स है हमारा वो क्या हो जाता है, एन बी ए के बराबर हो जाता है। फ्लक्स किसके बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों, एन बी ए। एन क्या है यहाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न, बी मैग्नेटिक फील्ड, और ए क्या है प्यारे बच्चों, एरिया वेक्टर। तो बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप। ये कोई सरफेस है, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ये सरफेस इस तरीके से है, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के संग में एंगल बना रहा है थीटा। इस ए के कंपोनेंट करे हमने, इधर जो कंपोनेंट आया वो ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आया वो ए साइन थीटा। तो यहाँ जो फ्लक्स है वो सिंपल हम लिख सकते हैं बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, किसी सिंगल बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कि फ्लक्स बी डॉट ए से आ रहा है, तो बी और ए का डॉट प्रोडक्ट करने पे जो आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो वेबर होती है, सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होती है, और 1 वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी कैलकुलेट कर लोगे बी ए कॉस थीटा से। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा इंटीग्रल बी डॉट डी ए। क्या हो जाएगा फ्लक्स का फॉर्मूला प्यारे बच्चों, इंटीग्रल बी डॉट डी ए। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? अब देखो बेटा, मान लो हमें इस क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, एरिया वेक्टर भी दे रखा है। अब सवाल कह रहा है हमसे कि फ्लक्स फाइंड करो। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर होता है। तो जब हम यहाँ फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे बी डॉट ए, बी और ए के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस वी जेड ए जेड। इतनी बातें क्लियर हैं क्या आपको? तो बेटा आपने क्या सीखा, सारी बातों को यहाँ लिख लेते हैं। आपने फ्लक्स के फॉर्मूले सीखे। एक फॉर्मूला तो जब सीखा है जब मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट हो, तो जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन हैं तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा बी डॉट ए। बी और ए के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो जो फ्लक्स है उसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा इंटीग्रल बी डॉट डी ए। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को? आपको ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एरिया अंडर बी ए कर्व भी हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसी में आगे कि अगर फ्लक्स वेरिएबल है तो करंट इंड्यूस होता है,
अगर फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होता है। अब बच्चों का सवाल है कि सर फ्लक्स कैसे वेरिएबल होगा? अरे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? बी ए कॉस थीटा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के संग वेरी करा दें तो फ्लक्स वेरिएबल हो जाएगा। अगर हम एरिया को वेरी करा दें तो फ्लक्स वेरिएबल हो जाएगा। अगर हम इस थीटा को वेरी करा दें तो भी हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के संग वेरिंग करा सकते हैं तो फ्लक्स वेरिएबल हो जाएगा। अगर हम एरिया को वेरिएबल करा देंगे तो भी फ्लक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वेरिएबल हो जाएगा। अगर हम एंगल को बदलते रहें, बी एंड ए के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बदलते रहें तो भी हमारा जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। अब बेटा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म को पढ़ रहे हैं। अब गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज जीरो होता है। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कह रहा है कि द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। किसी भी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा वो ऑलवेज किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। इसको मैथमेटिकली आप लर्न कर सकते हो, इंटीग्रल बी डॉट डी ए बराबर जीरो। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? इससे हमें पता चलता है कि जो मैग्नेट के जो पोल होते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। कुल मिला के हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नेट में कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मैग्नेट में ऑलवेज डायपोल एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। कुल मिला के ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नेट के दोनों जो पोल हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है इसका जो सिग्निफिकेंस है वो आपको समझ में आया बेटा? सबको क्लियर है सारी बातें? इसके बाद हम बात करेंगे फेराडेज के जो एक्सपेरिमेंट हैं। ठीक है बेटा? तो फेराडेज ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, उन एक्सपेरिमेंट को हमें समझ लेना है। फेराडे ने एक कॉइल लिया, एक मैग्नेट ली। बेटा कॉइल के पास में मैग्नेट रखी हुई है। ये जो मैग्नेट है हमारी ये किस में है? ये मैग्नेट प्यारे बच्चों हमारी रेस्ट में है। अब ये जो कॉइल है इसमें एक हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। क्या लगा दिया है? गैल्वेनोमीटर। तो बेटा जैसे ही हम अपनी मैग्नेट को कॉइल के पास रख रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। मतलब जब कॉइल के पास मैग्नेट रखी हुई है तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। बेटा एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाते हैं। बेटा अब इस कॉइल तो हमारा रेस्ट में है। अब जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसको हम कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं। जब हम अपने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेकर के जाएंगे प्यारे बच्चों तो हमने देखा कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो कॉइल की तरफ क्या हो गया है? डिफ्लेक्ट हो गया है। अब जी क्यों डिफ्लेक्ट हुआ है? क्योंकि यहाँ करंट प्रोड्यूस हो गया है। सर ये क्या हुआ? जब हम कॉइल को मैग्नेट के पास लेकर के जा रहे हैं तो यहाँ तो करंट बन गया। तो आप बताइए क्यों बना करंट? पहले इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाते हैं फिर ये सारी बातों को समझते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? जैसे ही बेटा इस नॉर्थ पोल को इसके पास लेकर के गए, करंट बना, जैसे ही हमने अपने इस मैग्नेट को यहाँ रख दिया ला करके तो दोबारा से जो गैल्वेनोमीटर उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, उसमें जो करंट है वो जीरो हो गया जैसे ही मैग्नेट रेस्ट में आई। अब हम क्या कर रहे हैं? अपनी इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है इसको कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं। जब इस कॉइल से इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं फिर हम देख रहे हैं इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में। और अब जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, पहले जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। पहले डिफ्लेक्शन कैसे था? ऐसे। अब बेटा नॉर्थ पोल को जब दूर लेके जा रहे हैं तो यहाँ डिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है? ऐसे। इसका मतलब डायरेक्शन तो बेटा करंट की क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं? अपना जो साउथ पोल है उसको कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ पहुंचेंगे, जैसे ही हमारी मैग्नेट रेस्ट में आएगी डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। और जैसे ही बेटा हम अपने साउथ पोल को इससे दूर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन की द्वारा से डायरेक्शन बदल गई। और जैसे ही हमने स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ाने पे बेटा जो डिफ्लेक्शन है, जो करंट है वो भी बढ़ गया।
तो बेटा आपको यहाँ क्या सीखने को मिल रहा है? आपको सीखने को मिल रहा है कि जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तब तब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और सर्किट हमने क्लोज ली है इसलिए करंट भी इंड्यूस हो रहा है। इस पूरे के पूरे फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। इस पूरे के पूरे फिनोमिना को क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसको इंड्यूस करंट बोल देते हैं, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। कितनी बातें क्लियर हैं? तो सर ये बताइए कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में जब रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके कारण ऐसा क्या हो गया कि ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो गया? बेटा जब कॉइल एंड मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो कॉइल से लिंक होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बदल रहा है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो फैराडे अंकल बता के गए कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, और सर्किट क्लोज है तो प्यारे बच्चों करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में आपने ये भी देखा कि बेटा जब हम अपनी मैग्नेट की डायरेक्शन बदल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन भी बदल रही है, और जब हम अपनी मैग्नेट की स्पीड को कम ज़्यादा कर रहे हैं तो करंट का मैग्नेट्यूड भी कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से एक फिनोमेना जो निकल के आया है उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, और सारे बच्चों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर हो गया। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? कि जब जब कॉइल एंड मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और रिलेटिव मोशन होने के कारण कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा बताओ मुझे? अरे फ्लक्स बदलने पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और सर्किट क्लोज है तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। इस पूरे फिनोमिना को क्या बोल देते हैं? इस पूरे फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। सारे पॉइंट क्लियर हैं बच्चों? इसके बाद बेटा इन एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करके फैराडे ने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करे, और इन एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने यहाँ 2 लॉ बनाए। बेटा फैराडे का जो पहला लॉ है, वो क्या कहता है कि जब जब कॉइल एंड मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब जब कॉइल एंड मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स बदल रहा है, और फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो सारे बच्चों को फैराडे का फर्स्ट लॉ समझ में आया कि व्हेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट देन ईएमएफ इज इंड्यूस। बात क्लियर है? फैराडे ने अपने दूसरे लॉ में बताया कि जी ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो फैराडे ने बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका जो मैग्नेट्यूड है वो d∅dt के बराबर होगा। अरे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नेट्यूड किसके बराबर होगा? d∅dt के बराबर होगा। d∅dt का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ये स्लोप है किसका? फ्लक्स और टाइम ग्राफ का। स्लोप ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम ग्राफ। इतनी बातें क्लियर हैं प्यारे बच्चों आपको? तो सारे के सारे बच्चे ईएमएफ निकालना सीख गए। ये कौन सा ईएमएफ है? ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। इसका फॉर्मूला d∅dt। अगर आपको करंट निकालना है तो करंट कैसे निकालोगे? ईएमएफ में रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दोगे, तो करंट हो जाएगा यहाँ 1/r d∅dt। अगर आपको एवरेज इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो इस एवरेज ईएमएफ को आप क्या लिख सकते हो? ∆∅ मतलब ∅2 माइनस के ∅1 अपॉन T2 माइनस के T1। ऐसे ही अगर आपको प्यारे बच्चों एवरेज करंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? ∆∅dt इंटू 1/r। ठीक है बेटा। अब ये जो d∅dt है इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, फ्लक्स का मतलब BA cos थीटा। ठीक है बेटा। अब इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं। मान लो यहाँ जो थीटा है वो 0 डिग्री है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और जो एरिया है वो कांस्टेंट है।
तो जो इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी वी बाई डी टी। कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसा भी हो सकता है बेटा कि थीटा हमारा 0 डिग्री है, एरिया वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, बी को बाहर निकाल लेंगे, डी ए बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। कभी कभी रेडियस वेरिएबल दे देता है सवाल, अगर रेडियस वेरिएबल है तो इंड्यूस ईएमएफ बराबर बी डी ए बाई डी टी, ए का मतलब पाई आर। इसको बेटा इसमें से आप क्या करोगे, बी बाहर है ही है, पाई को भी बाहर निकाल लोगे और डी टी के रिस्पेक्ट में डी आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r और ये डी आर बाई डी टी। कितनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई प्यारे बच्चों? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बेटा ये भी हो सकता है कि बी और ए दोनों कांस्टेंट हो और एंगल वेरिएबल हो। अगर एंगल वेरिएबल है तो फिर क्या करेंगे, बी एंड ए दोनों के दोनों क्या हैं, कांस्टेंट, और एंगल वेरिएबल है तो आप इसको लिख सकते हो वी ए डी वाई ओवर डी टी ऑफ कॉस थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर लोगे बेटा। ये तो जो क्वेश्चंस आएंगे, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनकी कंडीशंस के हिसाब से आप सवाल कर लोगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं मुझे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है उसके लिए एक लॉ है, उसको लेंज लॉ बोल देते हैं। बेटा ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको हम लिख सकते हैं माइनस के डी फाई बाई डी टी। यहाँ ये जो नेगेटिव है यही डायरेक्शन देता है, यही लेंज लॉ है हमारा, ये डायरेक्शन देता है नेगेटिव। तो लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि जो करंट को पैदा करता है करंट उसका अपोज करता है, मतलब करंट जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है उसी कारण का क्या करेगा प्यारे बच्चों, अपोज करेगा। तो जो करंट को पैदा करेगा करंट उसका अपोज करेगा, इसको हम क्या बोल देते हैं, लेंज लॉ। तो बेटा सिंपल बात हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट ऑलवेज अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। तो बेटा देख लो आप कि जो इसको बना रहा है उसी का क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। तो लेंज लॉ जो होता है प्यारे बच्चों, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन था हमारा यही हमें लेंज लॉ, मतलब यही लेंज लॉ है, यही हमें डायरेक्शन दे रहा है प्यारे बच्चों। बात क्लियर है क्या आपको? तो लेंज लॉ से जो डायरेक्शन निकालने के क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई करिएगा बेटा। ठीक है, ये ऑलवेज अपोज करेगा। मान लो करंट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उसके कारण इंड्यूस हो रहा है, तो बेटा जो इंड्यूस करंट है वो उस मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है उसके कारण ईएमएफ, उसके कारण करंट इंड्यूस हो रहा है, तो इंड्यूस करंट उसको प्यारे बच्चों क्या करेगा, घट रहा है तो उसको बढ़ाएगा। जो घटेगा उसको बढ़ाएगा, जो बढ़ेगा उसको घटाएगा, जो आएगा उसको आने से रोकेगा और जो जाएगा उसको जाने से रोकेगा। बात समझ में आई या नहीं आई आपको? तो जो लेंज लॉ है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें बेटा जो नेक्स्ट फिनोमिना है हमारा वो है सेल्फ इंडक्शन। क्या है? सेल्फ इंडक्शन। तो बेटा जो हमारे पास कोई एक कॉइल है, अब इस कॉइल में कोई करंट है, अगर ये करंट कांस्टेंट है तो यहाँ कोई फिनोमिना देखने को नहीं मिलता है। अगर ये प्यारे बच्चों करंट वेरिएबल है, तो ये करंट वेरिएबल है तो इससे लिंक होने वाला जो फ्लक्स है मैग्नेटिक वो भी वेरिएबल हो जाएगा, तो इसमें एक नया करंट इंड्यूस हो जाता है। तो इस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम सेल्फ इंडक्शन बोल देते हैं। सेल्फ इंडक्शन का मतलब है खुद से खुद में करंट इंड्यूस होना, मतलब खुद से खुद में करंट का जो इंडक्शन है उसको सेल्फ इंडक्शन बोल देते हैं। अगर किसी सेम कॉइल में करंट वेरिएबल है तो उस वेरिएबल करंट के कारण उसी कॉइल में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा और सर्किट क्लोज है तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे।
इतनी बातें समझ में आती हैं क्या नहीं आती हैं? अब जो करंट इंड्यूस होगा बेटा उसको सेल्फ इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, उसकी जो डायरेक्शन है उसको आप कैसे निकाल सकते हो? लेंज लॉ से। ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर हैं सारे बच्चों को? अब देखो बेटा, ये कॉइल है, इस कॉइल में जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल हटा करके एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है? एल आई। ठीक है, अगर इसमें एन टर्न है तो जो टोटल इससे लिंक होने वाला जो फ्लक्स है प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा हमारा? इसमें एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो यहाँ आप ये समझिएगा कि ये जो एल है, ये एल हमारा क्या है? ये सेल्फ इंडक्टेंस है या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट होता है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से आपको एल का फॉर्मूला दिख रहा है, एल बराबर क्या हो गया? 5/I। जिस तरीके से रेजिस्टेंस हमारा V और I पे इंडिपेंडेंट होता है, उसी तरीके से जो एल हमारा है वो फाई एंड I पे इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट ऑन फाई एंड I। जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है एल, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी जो SI यूनिट है प्यारे बच्चों, हेनरी होती है, जिसको हम H से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो एल है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है तो फाई आई पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है? ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है और प्यारे बच्चों मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। बेटा इसका डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को इसका डेरिवेशन आना चाहिए। ये हमारे पास कोई एक सोलेनॉइड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एन नंबर ऑफ टर्न है, एल इसकी लेंथ है, और स्मॉल एन टर्न डेंसिटी है। टर्न डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है एल, वो हमारा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल के बराबर हो जाता है। इसको लर्न कर लें, रट लें, इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो आप एल को, ये जो ए इंटू एल है इसको वॉल्यूम लिख सकते हो, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। यहाँ जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है प्यारे बच्चों। अगर इसके अंदर कोई मीडियम भर दें, क्या भर दें? कोई मीडियम भर दें, तो एल का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर इंटू वी प्यारे बच्चों। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई बेटा? इसमें आपको दिख रहा है यार, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसमें कहीं ना तो फाई आ रहा है ना कहीं आई आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। बेटा सारे बच्चों को कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है ध्यान है क्या? ठीक है बेटा, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती थी? हाफ CV²। उसी तरीके से इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों वो होता है ½ LI²। ½ LI²। जो L है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, I प्यारे बच्चों करंट है। अब बच्चों का सवाल है, सर ये इंडक्टर में एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है एनर्जी। कहाँ स्टोर होती है प्यारे बच्चों? इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, जिस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ा है हमने, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा है, उसी तरीके से बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर भी है। अगर मैं बात करूँ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर की, मान लो जी हमारे पास दो इंडक्टर हैं, दोनों सीरीज में लगे हैं, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है, तो यहाँ जो L इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा L1 प्लस L2 के सम के बराबर। अगर दो इंडक्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, एक इंडक्टर ये रहा और प्यारे बच्चों एक इंडक्टर ये रहा, ये दोनों लगे हैं किसमें? पैरेलल में। इसका L1 इसका L2, तो यहाँ
जो 1/L इक्विवेलेंट है वो 1/L1 प्लस 1/L2 के बराबर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं क्या बच्चों आपको? इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे। सारे बच्चे सेल्फ इंडक्शन तो सीख गए हैं। सेल्फ इंडक्शन का मतलब खुद से खुद में करंट इंड्यूस होना। अब म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें खुद से खुद में नहीं होगा बेटा। इसमें देखो सबसे पहले दो कॉइल बनाते हैं, इसको हम प्राइमरी कॉइल बोल रहे हैं। इसमें वेंट्री लगी हुई है। ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें कोई वेंट्री नहीं है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है प्यारे बच्चों। अब इसमें जो करंट है वो वेरिएबल कर दिया हमने। जब इसमें करंट वेरिएबल होगा, ठीक है बेटा, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इससे लिंक होंगी, इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक होगा। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक होगा, करंट वेरिएबल है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल हो जाएगा तो इसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और सर्किट क्लोज है, नीचे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो एक कॉइल में करंट के फ्लो होने के कारण अगर करंट वेरिएबल है तो दूसरे कॉइल में क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। इस पूरे फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोल देते हैं। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन में क्या समझाया आपने? एक कॉइल में करंट कैसा है, वेरिएबल, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, बगल में दूसरा सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ है तो उससे लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल है तो फ्लक्स वेरिएबल हो गया, और फ्लक्स वेरिएबल है तो प्यारे बच्चों इससे लिंक होने वाला ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, इससे लिंक होने वाला फ्लक्स वेरिएबल है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और सर्किट क्लोज है तो इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो एक कॉइल के कारण दूसरे कॉइल में जब करंट इंड्यूस होता है, इस पूरे फिनोमिना को क्या बोल देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोल देते हैं। बेटा म्यूचुअल इंडक्शन जो है इसकी यूनिट सेम जो सेल्फ इंडक्शन की होती है, हेनरी, बेटा सेम डायमेंशन है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जो एम है वो भी फाई और आई पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, और प्यारे बच्चों मीडियम पे डिपेंड करता है। इतनी बातें आपको समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। बेटा हमारे पास ये दो सोलेनॉइड हैं, दूसरा सोलेनॉइड ये है, दोनों के दोनों कोएक्सियल हैं। एक में करंट है I1, एक में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1, दोनों की जो लेंथ है वो L के बराबर है। दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है प्यारे बच्चों, N2, और उसकी भी लेंथ किसके बराबर है, L के बराबर है। तो यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है इस कोएक्सियल सोलेनॉइड का वो μ0 N1 N2 A इंटू एल के बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, N1 जो पहला वाला जो सोलेनॉइड है उसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और N2 जो दूसरा वाला सोलेनॉइड है उसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। इसका डेरिवेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सारे बच्चे कर लीजिए बोर्ड के लिए। अब हम बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन म्यूचुअल इंडक्शन बेटा। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्मूला है E2 बराबर, पहले इसको आप समझ लें ये क्या है। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं N1 और इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं N2। तो इसमें करंट के वेरिएबल होने के कारण इसमें जब करंट इंड्यूस हो जाता है सेकेंडरी कॉइल में, इस पूरे फिनोमिना को क्या बोल देते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोल देते हैं। अब हमें सीखना क्या है यहाँ, हमें ये सीखना है कि ये जो सेकेंडरी कॉइल है हमारा, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो माइनस के एम di1/dt के बराबर होता है। सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किसके बराबर है, माइनस के एम
di1/dt के बराबर है। यहाँ m क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और di1/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। बात क्लियर है सबको बेटा? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? इसके बाद हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ। अब बच्चों का सवाल है कि सर मोशनल ईएमएफ होता क्या है? तो किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में मोशन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको मोशनल ईएमएफ बोल देते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है मोशनल ईएमएफ। तो ईएमएफ किसके कारण? मोशन के कारण। तो जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है उसके कारण जब ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मोशनल ईएमएफ बोलेंगे। बेटा यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है वो एक्सटर्नल बाहर मतलब आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। इसका रेजिस्टेंस R है, ये मूवेबल है। इस पर हम एक्सटर्नल एजेंट से इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, जब इसको हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं इसकी जो लेंथ है वो L है। जब फोर्स लगा रहे हैं तो इसके पास एक वेलोसिटी आ रही है V। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको लर्न कर लीजिए, BVL के बराबर होता है। V यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, V इसकी वेलोसिटी है और L प्यारे बच्चों इस कंडक्टर की क्या है? लेंथ है। इसका रेजिस्टेंस R है। अगर आपको करंट निकालना है तो करंट हो जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है? BLV। तो करंट कितना हो गया? BLV/R। एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स निकालना है। अब एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला आप लगा लीजिए BIL। तो जैसे ही आप BIL लगाओगे तो एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, वो किसके बराबर आ जाएगा? V²L² V/R के बराबर आ जाएगा। पावर निकालनी है तो F डॉट भी करोगे। तो जैसे ही आप F डॉट भी करोगे तो ये आ जाएगा निकल के हमारा V²L² V²/R। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए प्यारे बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं इसी में मोशनल ईएमएफ में आगे कि हमारे पास कोई एक रॉड है, इसका एक एंड फिक्स है। यहाँ कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है B, इसकी जो लेंथ है वो L है। अब ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। जब ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा से रोटेट करेगी तो इसके रोटेशन के कारण भी यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये जो ईएमएफ है बताओ किसके बराबर होगा? हाफ B ओमेगा L² के बराबर होगा प्यारे बच्चों। इस फॉर्मूले को भी आप लर्न कर लीजिए बेटा। और जो भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे फॉर्मूलों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, PYQ लगाइएगा। लास्ट का समय चल रहा है बेटा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों।